नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीणा संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने राजस्थान के दुर्ग नामक टॉपिक की शुरुआत कर रखी है और इसी परंपरा में, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज जिस दुर्ग पर चर्चा कर रहे हैं उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर का दुर्ग। तो देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों। दुर्ग की श्रेणी की हम बात करें तो मैंने आपको जब वर्गीकरण पढ़ाया था दुर्गों का, उस समय भी मैंने बताया था कि ये मुख्य रूप से एक धानवंत दुर्ग है। और धानवंत दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो या चारों ओर दूर तक रेत ही रेत हो, तो मुख्य रूप से धानवंत दुर्ग है। इसके अतिरिक्त यह एक गिरि दुर्ग भी है, क्योंकि दोस्तों ये एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है त्रिकूट पहाड़ी। निर्माण की हम बात करें तो देखिए, निर्माण के बारे में जैसलमेर के राव जैसल ने, जैसलमेर के राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को दो कार्य किए। एक तो जैसलमेर शहर की स्थापना की, दूसरा इसी दिन उन्होंने जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी। तो दुर्ग का निर्माण या दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर के महाराव राव जैसल ने रखी और इसी दिन उन्होंने जैसलमेर शहर की स्थापना की और जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन दोस्तों, दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही जैसलमेर के संस्थापक राव जैसल का निधन हो गया और इनके निधन के बाद दुर्ग के निर्माण कार्य को पूरा करवाया उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय। तो यदि क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माता कौन है, तो आप राव जैसल करेंगे। यदि राव जैसल नहीं आता है ऑप्शन में तो शालिवाहन द्वितीय का नाम आएगा। तो जैसलमेर दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1155 को राव जैसल ने रखी और इसी दिन उन्होंने जैसलमेर शहर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन दुर्ग पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया और उसके बाद में दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। दुर्ग के उपनाम देखिए दोस्तों, बहुत सारे उपनाम हैं और यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, पहला उपनाम तो हम लेंगे त्रिकूटगढ़, क्योंकि दोस्तों ये किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। दूसरा जो उपनाम है हमारे पास वो बहुत फेमस है, सोनारगढ़। तो जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा उपनाम देखिए गोहरगढ़। चौथा उपनाम देखिए राजस्थानी लोक साहित्य में जैसलमेर के सोनारगढ़ को जैसाना कहा जाता है। जिस प्रकार से जोधपुर के मेहरानगढ़ को राजस्थानी लोक साहित्य में जोधाना कहा जाता है, उसी प्रकार से राजस्थानी लोक साहित्य में जैसलमेर के दुर्ग को जैसाना के नाम से जाना जाता है।
इसका एक बहुत ही प्रचलित नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी भी कहते हैं इसे। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक दुर्ग है जालोर का दुर्ग, उसे कहते हैं सुवर्णगिरी, क्योंकि वो सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जैसलमेर के सोनारगढ़ को। छठा देखिए, गलियों का दुर्ग। सातवां उपनाम है राजस्थान का अंडमान। और आठवां जो उपनाम है वो है रेगिस्तान का गुलाब। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, जैसलमेर का सोनारगढ़ दानव दुर्ग है, और दानव दुर्ग का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और दानव दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, जिसके चारों ओर विशाल रेत हो या मरुस्थल हो। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि जहां पर ये दुर्ग है वहां एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। निर्माण के बारे में देखिए, जैसलमेर के राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को 2 कार्य किए। एक तो इसी दिन जैसलमेर शहर की स्थापना की, और इसी दिन उन्होंने जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग की नींव रखी, और जैसलमेर शहर की स्थापना करके उन्होंने उसे अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन दोस्तों राव जैसल दुर्ग का निर्माण कार्य जब पूरा नहीं हो पा रहा था या पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही राव जैसल का निधन हो गया, और इस प्रकार राव जैसल द्वारा शुरू किए गए सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो वो राव जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय का नाम आएगा उसमें। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे पहला उपनाम त्रिकुटगढ़ है, क्योंकि ये एक छोटी सी पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी उस पर स्थित है। सोनारगढ़ है, गौहरगढ़ है, राजस्थानी लोक साहित्य में इसे जैसाना कहा जाता है, और बहुत ही एक प्रचलित नाम है स्वर्णगिरी। और इसके अलावा इसको गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दुर्ग के बहुत सारे अंदर दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुर्ग के बारे में बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, दुर्ग को उत्तरी सीमा का जैसलमेर के सोनारगढ़ को उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमणों से वो रक्षा करता था, इसलिए इसको उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं। लेकिन भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये नाम देखिए, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार का एक बहुत बड़ा इतिहासकार था। वो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से भी एक था, और उसने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, 2 अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने लिखा है कि यह ऐसा दुर्ग है जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। पत्थर की टांगे अर्थात पैर, पत्थर के टांगे होनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम में आया हुआ है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए ये लिखा है या कहा है कि यह वह ऐसा दुर्ग है जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो दोस्तों उस समय बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन का आंसर आया था लोगों को,
तो ये जैसलमेर के सोनारगढ़ के लिए है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसलमेर के सोनारगढ़ के लिए ये कथन किसने कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा, अबुल फैजल। दोस्तों दुर्ग के बारे में बहुत सारे दो बहुत ही प्रिय कथन हैं। देखिए कथन कि दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है कि समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। पहला कथन देखिए, दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। दूसरा कथन देखिए, दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि सुनसान जंगल में अंगड़ाई लेता कोई सिंह खड़ा हो। दोबारा देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकने के कारण इसको उत्तर भट किवाड़ कहा जाता है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह ऐसा दुर्ग है जिस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे या पैर होने चाहिए। दुर्ग के बारे में बहुत ही दो सुंदर कथन है। पहला कथन है कि यह दुर्ग दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि समुद्र में लंगर डाले हुए कोई जहाज खड़ा हो। दूसरा कथन है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि सुनसान जंगल में अंगड़ाई लेता हुआ कोई सिंह खड़ा हो। दोस्तों इस दुर्ग की छत, जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है और इस छत पर इसको सुरक्षित रखने के लिए इस पर गोमूत्र का लेप किया जाता था। तो जैसलमेर के सोनारगढ़ की छत किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है और इसको सुरक्षित रखने के लिए इस पर गोमूत्र का लेप किया जाता था। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़, लेकिन यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग या लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का सोनारगढ़ है। दोस्तों दुर्ग में घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि धानवन दुर्ग गिरी दुर्ग के अतिरिक्त ये पारी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। घाघरा नुमा
दोहरा परकोटा है। इसी कारण डॉक्टर कर्नल टोड ने इस परकोटे को कमरकोट कहा है। दुर्ग के निर्माण में, दुर्ग का निर्माण बिना चूने और गारे के पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। बहुत ही सुंदर बात है दोस्तों। देखिए, दुर्ग के निर्माण में पत्थरों को चिपकाने के लिए ना तो गारे का प्रयोग किया गया है और ना ही चूने का प्रयोग किया गया है। केवल पत्थर पर पत्थर रखकर, एक पत्थर रखा, उसी पत्थर पर दूसरा पत्थर रखा, उसे जोड़ने के लिए चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके जो बिना चूने गारे के पत्थर पर पत्थर रख करके उसका निर्माण किया गया है, तो उसका उत्तर आएगा आपके पास जैसलमेर का सोनारगढ़। और दुर्ग के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है? पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण दूर से देखने पर यह दुर्ग सोने जैसा दिखाई देता है, गोल्ड जैसा। पुनः देखिए, जैसलमेर के सोनारगढ़ की छत पत्थर की न बना करके लकड़ी की बनी हुई है। उस छत को मजबूत करने के लिए उस पर समय समय पर गोमूत्र का लेप किया जाता था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अर्थात आवासीय दुर्ग है। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है और उस परकोटे का नाम कमरकोट रखा गया है। इस प्रकार से दुर्ग धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग के बाद पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि मैंने जब वर्गीकरण बताया था आपको, उस समय बताया था कि जिस दुर्ग के चारों ओर दोहरा, तिहरा या एक परकोटा हो मिट्टी या पत्थर का, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? हम पारिद दुर्ग भी कहते हैं। दुर्ग के निर्माण में किसी प्रकार के गारे या चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थर पर पत्थर रख करके इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। और पत्थर दुर्ग के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था वो पीले पत्थर थे। इसी कारण ये दूर से देखने पर ये गोल्ड जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दूर से देखने पर गोल्ड या सोने जैसा दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा जैसलमेर का सोनारगढ़। अगला देखिए दोस्तों, सोनारगढ़ में निन्यानवे बुर्ज दुर्ग के ऊपरी सिरे पर होती हैं उसकी सुंदरता के लिए। और इन्हीं बुर्जों से जो सैनिक होते हैं, वो नीचे जो सैनिक होते हैं उन पर बंदूकों से, तोपों से फायर करते हैं। तो सोनारगढ़ दुर्ग में 99 बुर्ज हैं, जो राजस्थान के किसी भी दुर्ग में बुर्जों की दृष्टिकोण से ये प्रथम स्थान है। अर्थात राजस्थान के किसी भी दुर्ग में इससे ज़्यादा बुर्ज नहीं है। यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं, तो वो जैसलमेर का सोनारगढ़ आएगा। और यदि बुर्जों की संख्या पूछे कि कितनी बुर्ज हैं, तो उन बुर्जों की संख्या है 99। अगला देखिए दोस्तों, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने जैसलमेर दुर्ग पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम है
सोनार किला। ये क्वेश्चन भी आ गया है कि फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने किस दुर्ग पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है? तो आपका आंसर आएगा जैसलमेर का सोनारगढ़। और ये एक लघु फिल्म है जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में भी जानी जाती है। अगला देखिए दोस्तों, दो हजार नौ ईस्वी में जैसलमेर के सोनारगढ़ पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। 2009 ईस्वी में ही भूकंप आने के कारण इस दुर्ग की दीवारों में दरार पड़ गई थी। तो दोबारा देखिए दोस्तों, राजस्थान के किसी भी दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज सोनारगढ़ में है, उनकी संख्या है 99। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ दुर्ग पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम है सोनार किला। भारतीय डाक विभाग ने 2009 ईस्वी में जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था और 2009 ईस्वी में ही भूकंप आने से इस दुर्ग की दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आगे देखिए दोस्तों, दुर्ग की दर्शनीय स्थल देखिए कि दुर्ग में कौन से देखने लायक चीजें हैं। तो देखिए, दुर्ग के दर्शनीय स्थल, दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है, दुर्ग का मुख्य दरवाजा अक्षय पोल कहलाता है। पहला जो दर्शनीय स्थल है, आप जाएंगे तो देखना, सर्वोत्तम विलास महल। और इस सर्वोत्तम विलास महल को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर की राव अक्षय सिंह ने। दूसरा देखिए, रंग महल और मोती महल। इन दोनों महलों का निर्माण करवाया था राव मूलराज द्वितीय ने। तीसरा महल देखिए, गज महल। और इसका निर्माण करवाया था राव गज सिंह ने। चौथा महल देखिए, जवाहर विलास। और इस महल का निर्माण करवाया था राव जवाहर सिंह ने। इसका निर्माण कराया था राव जवाहर सिंह ने। पांचवा देखिए, बादल महल। दोस्तों बहुत ही सुंदर है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। इसका निर्माण राजाओं ने नहीं कराया था, बल्कि वहाँ के मुस्लिम कारीगर, जिनको सिलावट बोलते हैं,
इसका निर्माण मुस्लिम कारीगर सिलावटों ने कराया था और निर्माण करवा के फिर उन्होंने जैसलमेर के राव वेरीसाल को भेंट कर दिया था 1830 ईस्वी में। दोस्तों बादल महल में एक 5 मंजिला ताजिया टावर है। इन 5 मंजिलों में से प्रथम जो 4 मंजिल हैं वो वर्गाकार है। इस तरह से 1 2 3 4 ऊपरी मंजिल गुंबदाकार है। दोबारा देखिए, दर्शनीय स्थल में सबसे पहले देखिए मुख्य दरवाजा है। उस मुख्य दरवाजे का नाम है अक्षय पोल। महलों की बात करें तो पहला हमने लिया सर्वोत्तम विलास महल। इस महल को शीश महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण जैसलमेर के राव आखे सिंह ने करवाया था। दूसरे हमने महल लिए रंग महल और मोती महल। इन महलों का नाम राव मूलराज द्वितीय ने करवाया था। तीसरा महल हमने गज महल लिया। इसका निर्माण राव गज सिंह ने करवाया था। चौथा महल है जवाहर विलास, जिसका निर्माण जैसलमेर के राव जवाहर सिंह ने कराया था। इसे इसाल बंगला भी कहते हैं। जो हमने महल लिया बादल महल, जो बहुत सुंदर है। इस महल का निर्माण सिलावटो नामक मुस्लिम कारीगरों ने करवाया था, जो यहाँ के पत्थर के निर्माण बहुत ही मशहूर हैं। और ये निर्माण करा के उन्होंने जैसलमेर के राव वेरीसाल को भेंट कर दिया था 1830 ईस्वी में। बादल महल में एक 5 मंजिला ताजिया टावर है, जिसकी पहली 4 मंजिल वर्गाकार है, ऊपरी मंजिल गुंबदाकार है। छठा दर्शनीय स्थल देखिए, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दोस्तों ये बहुत सुंदर मंदिर है और ये जैसलमेर के महाराजाओं के इष्ट देव हैं और जैसलमेर के महाराजा स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। जिस प्रकार से एकलिंग महादेव मेवाड़ के राजवंश के इष्ट देव माने जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण जी जैसलमेर के राजाओं के इष्ट देव माने जाते हैं और जैसलमेर के राजा स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। वास्तविक महाराजा वो लक्ष्मी नारायण जी को ही मानते हैं। 7वां देखिए, स्वांग्या माता का मंदिर। दोस्तों स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी है और स्वांग्या माता को आईनाथ माता के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक रूप सोहन चिड़ी भी होता है। आठवां दर्शनीय स्थल देखिए, घड़ीसर तालाब। ये पूछा गया है कि घड़ीसर तालाब कहाँ पर है, जैसलमेर में, किस दुर्ग में है, जैसलमेर के सोनारगढ़ में। 9वां देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। जिन भद्दर सूरी ग्रंथ भंडार। जिन भद्दर सूरी ग्रंथ भंडार दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ दोस्तों देखिए, 9वां जो दर्शनीय स्थल है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन भद्दर सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय।
बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। इसकी विशेषता ये है कि इस संग्रहालय में जैन धर्म से संबंधित प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का दुर्लभ भंडार है। और ये पांडुलिपियां किसी कागज पर नहीं बल्कि ताड़ पत्रों पर लिखी गई। 10वां जो दर्शनीय स्थल है वो है आदिनाथ का जैन मंदिर। दोस्तों, ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और आपको पता है कि आदिनाथ जी जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। आदिनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषभदेव। दोबारा देखिए दोस्तों, 6 नंबर का जो दर्शनीय स्थल है वो हमने लिखा है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी जैसलमेर के भाटी राजाओं के इष्ट देव माने जाते हैं और भाटी राजा स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का दीवान मानते हैं। 7वां दर्शनीय स्थल लिया हमने स्वांगी माता का मंदिर। और स्वांगी माता विद्यार्थियों जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। इसको आईनाथ माता के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक रूप सोहन चिड़िया भी होता है। तीसरा लिया हमने घड़ीसर तालाब। तो दुर्ग में एक बहुत ही सुंदर घड़ीसर तालाब है। और 9वां बहुत ही महत्वपूर्ण जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय। और दोस्तों, इसकी विशेषता है कि इस संग्रहालय में जैन धर्म की प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का दुर्लभ भंडार है। और ये पांडुलिपियाँ किसी कागज पे नहीं लिखी गई बल्कि ताड़ पत्रों पर लिखी गई हैं। और 10वां लिया आदिनाथ का जैन मंदिर। ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। आदिनाथ जी का दूसरा नाम ऋषभदेव जी हैं और आदिनाथ जी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। 11वां जो दर्शनीय स्थल है वो है जैसलू नामक कुआं। दोस्तों, दुर्ग में एक कुआं है जिसका नाम है जैसलू। और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। अब दोस्तों, आगे हम दुर्ग के जो साके हैं, दुर्ग में जो जौहर हुए, साके हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए कौन कौन से कितने साके हुए, किस किस के समय में वो साके हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो जैसलमेर का सोनारगढ़ 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर जैसलमेर का सोनारगढ़। देखिए दोस्तों, प्रथम साका कब हुआ, किसके आक्रमण के समय हुआ, उस समय जैसलमेर का भाटी राजा कौन था। देखिए तो इतिहास का डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जीएन शर्मा के अनुसार 1312 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं न आकर के अपने सेनापति कमालुद्दीन
गुरुक के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इस समय यहाँ का भाटी राजा था राव मूलराज प्रथम। तो दोस्तों अलाउद्दीन की खिलजी की सेना ने कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में 1312 ईस्वी में दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ का भाटी राजा राव मूलराज प्रथम वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार से ये दुर्ग का प्रथम शाखा संपन्न हुआ। दूसरा शाखा देखिए, इस शाखे के बारे में थोड़ा सा मतभेद है या वास्तविक जानकारी नहीं है। देखिए फिर भी ख्यातों के अनुसार ये शाखा दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ और इस समय यहाँ का भाटी राजा था रावल मूलराज। तो दोस्तों देखिए रावल मूलराज का जो समय है, शासनकाल है, वो है 1319 से 1331 ईस्वी और इसके शासनकाल में दिल्ली का जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ख्यातों में नाम आता है फिरोज तुगलक का, लेकिन भाटी राजा रावल दूदा का शासनकाल 319 से 331 है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी हो और इस प्रकार से इस शाखे के समय ख्यातों में फिरोज तुगलक का नाम आता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो दूसरा शाखा ख्यातों के अनुसार तब हुआ जब फिरोज तुगलक ने दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय भाटी राजा रावल दूदा था। भाटी राजा रावल दूदा का शासनकाल 1319 से 1331 माना जाता है, जबकि इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 से शुरू होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी हो और इस प्रकार से ये शाखा संपन्न हुआ। तीसरा जो शाखा था वो था अर्ध शाखा। तीसरा शाखा कौन सा था? अर्ध शाखा, और ये हुआ 1550 ईस्वी में। यहाँ के भाटी राजा राव लूणकरण और कंधार के अपदस्थ शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव लूणकरण और कंधार के अपदस्थ शासक अमीर अली मारा गया। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था, इसलिए महिलाओं ने जौहर नहीं किया, केवल राजा मारा गया। और कहते हैं कि अमीर अली को मारा था राव लूणकरण के पुत्र मालदेव ने। अमीर अली कंधार का भगोड़ा शासक था। राव लूणकरण ने उसको यहाँ अपने शरण दी और यहाँ शरण देने के बावजूद उसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में राव लूणकरण भी मारा गया। बाद में राव लूणकरण के पुत्र मालदेव ने अमीर अली को भी मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार दुर्ग पर भाटियों का ही शासन रहा। इसमें महिलाओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और इस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार का जौहर नहीं किया। तो दोस्तों ये 3 शाखों के लिए जाना जाता है, दुर्ग 2.5 शाखों के लिए। प्रथम शाखा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अपना देखिए 1312 ईस्वी में हुआ। इस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति कमालुद्दीन गुरुग ने आक्रमण किया था। यहाँ का भाटी राजा राव मूलराज प्रथम था जो वीर गति को प्राप्त हुआ।
दूसरा शाखा ख्यातों के अनुसार फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ और इस समय यहाँ का भाटी राजा राहुल दूधा था। लेकिन यहाँ देखिए राहुल दूधा का शासनकाल 1319 से 1331 है। इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक के नेतृत्व में सेना भेजी हो और इस प्रकार से शाखा हुआ। दूसरा शाखा अर्ध शाखा माना जाता है। तीसरा ये हुआ 1550 ईस्वी में, क्योंकि इस समय भाटी राजा राव लोणकरण और कंधार के भगोड़े शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव लोणकरण मारा गया, लेकिन बाद में राव लोणकरण के पुत्र मालदेव ने अमीर अली को भी मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार से दुर्ग पर भाटियों का राज रहा। राव लोणकरण अमीर अली तो मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन इसमें महिलाओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार इसने महिलाओं ने इसमें अग्निजोहर नहीं किया था, केवल राजा मारे गए थे, इसलिए इसको अर्धशाखा कहा जाता है। और यही कारण है कि सोनारगढ़ का, जैसलमेर का सोनारगढ़ 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग को लेकर बहुत ही बढ़िया एक कथन है। वो कथन देखिए आप किस प्रकार का है। घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसा। और दोस्तों ये अबुल फजल का जो कथन था कि जैसलमेर का सोनारगढ़ ऐसा दुर्ग है जिस तक पहुंचने के लिए हमारे पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए है। घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसा। अगला दुर्ग एक छोटा दुर्ग ले रहे हैं दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी वीडियो में हम, और उस दुर्ग का नाम है कुचामन का किला। कुचामन का किला, और कुचामन कहाँ पर है? नागौर में। छोटा दुर्ग है, लेकिन इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी आ गया है। तो श्रेणी की बात करें हम, तो श्रेणी तो ये एक गिरि दुर्ग है। निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। अब जो मैं तथ्य आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जैसलमेर दुर्ग को, सॉरी, कुचामन के किले को सामंती दुर्गों का, ध्यान से देखना, दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, लेकिन सामंती दुर्गों का सिरमौर दुर्ग किसको कहा जाता है? कुचामन के किले को, क्योंकि इसका निर्माण सामंतों के द्वारा कराया गया था। दूसरा, अगला कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुचामन का किला शत्रुओं के द्वारा कभी नहीं जीता गया, दुश्मन के द्वारा इस दुर्ग पर कभी अधिकार नहीं किया गया। इस कारण इसको अणखला दुर्ग भी कहते हैं। अगला कथन देखिए, कथन है कि ऐसा दुर्ग रानी जाया के, ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले हो, ठाकुराइन जाया के पास नहीं। देखिए दोबारा, कुचामन के किले के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले ही हो,
ठकुराइन जाया के पास नहीं, कि ये दुर्ग कोई रानी का पुत्र ही बना सकता है, किसी साधारण राजपूत महिला के पुत्र के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों दुर्ग में पानी के 5 विशाल टांके भी हैं। दोबारा देखिए दोस्तों, कुचामन का किला नागौर में है। ये एक गिरी दुर्ग है और इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये सामंती दुर्गों का सिरमौर दुर्ग माना जाता है। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, लेकिन सामंती दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कौन सा है? कुचामन का किला, क्योंकि इसका निर्माण सामंतों के द्वारा करवाया गया था। ये दुर्ग शत्रु सेना द्वारा कभी नहीं जीता गया, इसलिए इसको अणखला दुर्ग भी कहते हैं। कथन है कि ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले ही हो, ठकुराइन जाया के पास नहीं, और दुर्ग में पानी के 5 विशाल टांके हैं। दोस्तों अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँगा। नमस्कार।